नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदराबाद दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए फर्स्ट पेपर में हमारा ओशियनोग्राफी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने महासागर के उच्चावच एवं महासागरीय तापमान के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे महासागरीय लवणता या ओशियन सैलिनिटी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल पीएच होता है वो 7 होता है। पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये अम्लीयता और क्षारीयता को बताने वाला होता है, और 7 से अगर कम पीएच होता है तो उसका मतलब है वो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो इसका मतलब है वो लवणीय या क्षारीय है। तो इसमें इस संदर्भ में हम देखेंगे कि महासागरों में जनरली लवणता पाई जाती है, तो वो उसकी परिभाषा क्या होगी, उसका वितरण किस तरीके से है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें एक बात और बता दूं इसको कि इसको 1000 ग्राम में देखा जाता है। तो जैसे हम परसेंटेज में लिखते हैं तो परसेंटेज को थोड़ा अलग लिखा जाएगा, नीचे 2 शून्य लगेंगे, 2 डॉट लगते हैं। और फिर जलवायु कारक हो गए, नदी हो गई, समुद्र का कुछ स्थानीय कारक हो गए, या कोई अन्य कारक इनको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है इससे क्वेश्चन, और मैपिंग में पूछ सकता है कि हाई सैलिनिटी वाला पर्टिकुलर ओशन का क्षेत्र कौन सा है, उसको मैप में डिनोट करिए। और एक जीएस के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसके मीनिंग पे जाएं तो देखिए, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये सिंबल आ रहा है, हो सकता है कि आपको वीडियो में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, तो पीडीएफ में देख लेना, मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूँगा और साथ में असाइनमेंट भी शेयर करूँगा। तो जो परसेंट का सिंबल बनता है उसमें नीचे वाले में एक डॉट और लगा रखा है, एक जीरो से लगा रखी है। इसका मतलब है ये 100 में नहीं होके 1000 या 1000 में है। तो सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि ये 30% 30 हो गया, तो इसका मतलब है कि 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में लवण है। और समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं या आइसोहेलाइन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं, और समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। और यहाँ पर समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। लवणता या खारापन को लवणता मापी या सैलिनोमेट्रिक यंत्र द्वारा मापा जाता है। सागरीय लवणता का प्रभाव लहर, धाराओं, तापमान, मछलियों, सागरीय जीवों, प्लैंकटन सभी पर पड़ता है। अधिक लवणयुक्त सागर देर से जमता है। लवणता के अधिक होने पर वाष्पीकरण न्यून होता है तथा जल का घनत्व बढ़ता जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान रखिएगा। और सभी महासागरों का एक एवरेज निकाला जाए तो उनकी औसत लवणता 35 है। चलो इसमें स्टार्टिंग से लेते हैं। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने, एक विद्वान थे डिटमार ने, और कौन सा अभियान था? चैलेंजर अन्वेषण। डिटमार ने सागर में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। और विभिन्न सागरों की लवणता की मात्रा 33 से 37 के बीच में रहती है, तथा इसका भी अगर औसत लिया जाए तो महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। 35 क्या, ये प्रति 1000 ग्राम में देखा जाएगा भार के रूप में। परंतु प्रत्येक महासागर, झील आदि में लवणता की मात्रा
अलग अलग पाई जाती है। नदियाँ लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख है। परंतु नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा 6% होती है, जबकि सागरीय लवणों में सोडियम क्लोराइड लगभग 78% होता है। नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड मात्र 2% होता है। वस्तुतः नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की अधिकांश मात्रा का सागरीय जीव तथा वनस्पतियां प्रयोग कर लेती हैं। बात करें इन लवणों की, तो देखिए इसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है सोडियम क्लोराइड जो 77.7 है परसेंट है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट 3.6%। और नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट 2.5%। बात करें हम लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में, तो इसको तापमान, वाष्पीकरण की दर, वर्षा की मात्रा, नदियों का गिरना, बर्फ का पिघलना, समुद्री जलधाराएं, पवन, तटीय आकृति एवं खाड़ियाँ आदि कारक प्रभावित करते हैं। तापमान कैसे प्रभावित करेगा? देखिए कि किसी पर्टिकुलर जगह पर महासागर में तापमान अधिक हुआ, तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होगा। इसका मतलब पानी का लॉस होगा। पानी का लॉस हुआ तो क्या हुआ, उसमें सॉलिड पदार्थ ज़्यादा बच जाएंगे। इसका मतलब वहाँ पर लवणता बढ़ेगी, और लवणता बढ़ेगी तो वहाँ के जो घनत्व है वो भी बढ़ जाता है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो वर्षा का पानी होता है वो शुद्ध होता है। तो जहाँ पर जिस महासागरीय एरिया में वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर और क्षेत्रों की तुलना में लवणता कम पाई जाती है, एवं जहाँ पर बरसात की मात्रा कम होती है तुलनात्मक रूप से वहाँ पर लवणता अधिक पाई जाती है। बात करें नदियों के गिरने की, तो थोड़ी देर पहले और देखा हमने कि नदियों का पानी लगभग मीठा रहता है, इतना ज़्यादा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। तो क्या होगा कि जिस जगह पर नदियाँ समुद्र में मिलती है या नदियों का पानी वहाँ पर जहाँ पर समुद्र में जाता है उस जगह पर और क्षेत्रों की तुलना में समुद्र में लवणता कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध पानी का मिक्सचर हो रहा है। यही सिस्टम रहेगा बर्फ़ का पिघलना में। बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ से शुद्ध पानी निकलेगा, और अगर यही पानी अगर समुद्र में जाके मिलता है तो वहाँ पर लवणता कम होगी। समुद्री जलधाराएं क्या करती हैं? समुद्री जलधाराएं लगातार बहती रहती हैं, फ्लो होता रहता है पानी का, तो ये लवणता का मिक्सचर कर देती है, पानी का मिक्सचर कर देती है। पता चला किसी ये समुद्री जलधारा ऊपरी जो लवणता है उसको बहा के लेगी और किसी पर्टिकुलर एक जगह पर जाके उसको इकट्ठा कर दिया। तो ये दोनों ही काम करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में लवणता को कम भी कर देती है और बढ़ा भी देती है। जैसे पवन, व्यापारिक पवनें हैं, मुख्यतः तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, तो पूर्व की जो लवणता है उसको पश्चिम की तरफ ले जाती है, तो पश्चिमी प्रदेशों में महासागरों के में ये लवणता को बढ़ा देती है। ऐसे ही प्रभाव पड़ता है तटीय आकृतियाँ या खाड़ियों का। अगर पानी का मिक्सर सही तरीके से नहीं हो पाया और इनलैंड वाटर हो गया, अंदरूनी कोई उसका आउटफ्लो नहीं हो पाया, तो ऐसी तटीय आकृति में लवणता बढ़ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि समुद्री लवणता का वितरण विभिन्न महासागरों में किस तरीके से है, और इसका मैप के द्वारा भी रिप्रेजेंट करूंगा, और आपको इसके साथ असाइनमेंट देके ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसका आंसर देना होता है। लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगले वीडियो से पहले आप सभी महासागरों का एक बार मैप में अध्ययन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। और फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे से आप बेझिझक पूछ सकते हो।
धन्यवाद।